मनोज पावा जी से मिले? मनोज पावा सर से उनको भी ऑडिशंस लिए हमने। मैं सुबह 8-9 बजे घुसता था ऑडिशन रूम में और रात को 11-12 बजे मैं निकलता था ऑडिशन रूम से। कास्टिंग काउच बहुत सुना है मैंने। मैं तेरे को एक फिल्म दिला दूँगा और मतलब फिजिकल चीज़ें होती हैं, ये चीज़ तो मतलब ना इंडस्ट्री को खोखला करती जा रही है। डायरेक्टर को खेलने का मौका मिल गया है, एजेंसी को खेलने का मौका मिल गया है, कास्टिंग डायरेक्टर को खेलने का मौका मिल गया है। पैसा कौन छाप रहा है? जो इंस्टाग्राम हैंडल चला रहा है। जब मैंने प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा ये रियल में लड़की है, लेकिन जब उसमें कैप्शन पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था AI जनरेटेड फीमेल मॉडल। AI यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब आप थिएटर में जाते होंगे और थिएटर में जाने के बाद जब एक्टर की एक्टिंग देखते होंगे और सीटी और तालियां बजाते होंगे तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा। आप सोचते होंगे क्या एक्टिंग करी है बंदे ने, पर एक्टिंग के पीछे की कहानी उस पिक्चर में कैसे आती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहले कास्टिंग होती है, क्योंकि कास्टिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि उस रोल में वो एक्टर कैसे फिट हो पाएगा वो कास्टिंग डायरेक्टर ही जान पाता है। आज हमने कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ लिया। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में आए। तो शुरुआत करते हैं सर। पहले तो एक कास्टिंग डायरेक्टर आसान शब्दों में अगर मैं जानूं कि ये है क्या, ये क्या रोल करता है? जैसे कि मैं पिक्चरों की भी बात करूं, मिर्ज़ापुर पिक्चर है, वो सीरीज आई थी, तो उसमें स्टोरी कैसी भी हो पर सबकी एक्टिंग लाजवाब थी, सब ने अपनी जान डाल दी थी। पर जब उनके इंटरव्यूज लिए मैंने और जाना मैंने तो उन्होंने बताया कि कास्टिंग बहुत मुश्किल काम होता है, सोचना पड़ता है, कई बार रोल घुमाना पड़ता है कि यार काम करेगा कि नहीं करेगा, बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्या वाकई ये सच है? हाँ, बहुत ऐसा रिस्क होता है क्योंकि डायरेक्टर का ना पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है। ठीक है, अब डायरेक्टर ने फॉर एग्जांपल मुझे बोला कि भाई मेरे को ना कुछ तड़कता भड़कता कैरेक्टर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरे को 40 साल का कुछ कैरेक्टर चाहिए लेकिन दमदार कैरेक्टर चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ना ग्राउंड पे भी जाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि हमें पूरी की पूरा शूट यूपी में करना है, तो हम दिल्ली से तो कास्टिंग नहीं कर सकते, बॉम्बे से तो कास्टिंग नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, फिल्म का बजट भी उस हिसाब से नहीं होता, ट्रैवल नहीं करवा सकते, तो हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ता है। यूपी के थिएटर, जितने भी थिएटर होंगे या जितने भी एक्टिंग क्लासेस सिखाने वाले होंगे, उनको रीच आउट करना पड़ता है। वहाँ उनको एक्टर्स को ढूंढना पड़ता है कि उनका एक एक टेक करके 10-10 टेक करने पड़ते हैं, फिर वही टेक हम अपने डायरेक्टर्स को दिखाते हैं। यानी अगर आपको मैं बोल के चलूँ, अगर एक कैरेक्टर अगर आप किसी फिल्म में सीरीज़ में देख रहे हैं तो उस कैरेक्टर के लिए कम से कम हमने 50 लोगों को टेस्ट किया हो, तब जाके वो एक कैरेक्टर फाइनल होता है। तो ये सिर्फ छोटे रोल्स के लिए होता है या बड़े मूवीज के लिए भी होते हैं? अगर देखा जाए तो बड़े रोल्स के लिए ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा रोल है तो डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है। क्योंकि छोटा सा कैरेक्टर तो डायरेक्टर बोल देगा ठीक है मैं एक्टिंग निकलवा लूँगा, लेकिन जब बड़ा ड्यूरेशन का कैरेक्टर होता है ना, तो उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। तो आपकी थोड़ी जर्नी बताइए जरा, कैसे आप कहाँ से कैसे आए, कोई कास्टिंग डायरेक्टर क्यों बने, क्यों जरूरत पड़ी आपकी? कह सकते हो कि एक कॉर्पोरेट मजदूर 9 से 6 की नौकरी करने वाला कास्टिंग में आया, फिर कास्टिंग से निकल के फिर दोबारा कॉर्पोरेट मजदूर बना, फिर दोबारा कास्टिंग डायरेक्टर बना। ये जर्नी ना टूट के बनी है मेरी। सुना है श्रीकांत वर्मा जी का भी आपने कास्टिंग? श्रीकांत वर्मा की थोड़ी बताइए कहानी कैसे? श्रीकांत वर्मा से जब मैं 2015-16 में जब मैंने कास्टिंग स्टार्ट की थी तो उनके हम ऑडिशन लिया करते थे। 2015-16 की बात है। अच्छा, तो हमने उनको ऑडिशंस लिए थे। तो आप टचवुड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इस टाइम पर काफ़ी नाम है, बड़ी-बड़ी फिल्में, काफ़ी बड़ी-बड़ी सीरीज़ कर रहे हैं जी। तो पर्सनली मैं उनको श्रीकांत सर को जानता हूँ। मूवी को बनने में 3 घंटे की जो हम मूवी थिएटर में देखते हैं 2 से 2.5 घंटे, कितना टाइम लगता है शुरू से लेके एंड तक मूवी बन के तैयार और पब्लिश होने में? मूवी बनने में पहले तो प्री प्रोडक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं कि लोकेशन की रेकी होती है। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो ऑन फ्लोर आने में, थिएटर आने में 1.5 से 2 साल का टाइम लग जाता है एक फिल्म को आने मतलब किसी ने बड़े बजट की फिल्म की बात करें, अगर आप शॉर्ट फिल्म या कोई किसी से जिसकी 1 से 1.5 घंटे की, अगर यूट्यूब आजकल क्या है कि प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमएक्स प्लेयर आ गया है, हंगामा आ गया है, इन पे क्या है कि इन पे ना 30-30 मिनट के 40-40 मिनट में वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री बना के डाल देते हैं। उनमें डेडलाइन कम होती है। ठीक है, डेडलाइन क्लाइंट के प्रोड्यूसर दे देता है कि भाई तुम्हारे पास ना सिर्फ ज़्यादा 3 महीने हैं, 3 महीने का मेरे को ऑन फ्लोर चाहिए। और मेनली स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे ना, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है ना, तब से इतनी वेब सीरीज़ बन रही है, इतने डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, तो उनकी डेडलाइन जो 1 साल की डेडलाइन थी ना, वो डेडलाइन 2-3 महीने की डेडलाइन बन रही है, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए फटाफट ऑन फ्लोर चाहिए मुझे। किसी एक्टर के लिए लड़े हैं आप कि नहीं यार मुझे यही चाहिए, और प्रोड्यूसर कह रहा नहीं भाई मैं नहीं लेना चाहता, मेरा मन नहीं है, आपने कहा नहीं मुझे यही चाहिए, कुछ करके दिखाएगा, ऐसा फिर वो साबित छूटा हुआ है? नहीं, ऐसा झूठा साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं प्रोड्यूसर से लड़ा जरूर हूँ कि ये ऐड में यही चाहिए। ठीक है, बेशक आप बजट कम कर दो, ठीक है, बजट कम कर दो या बढ़ा दो, जैसा भी है वो सिचुएशन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। लेकिन ये है कि डायरेक्टर से लड़ गया हूँ कि भाई चाहिए तो यही चाहिए। फिर सेट पे जाते सब फिर डायरेक्टर बोलता है कि हाँ दीपक सही था।
ये पुल आउट कर गया ये कैरेक्टर। मतलब आप लड़ते भी हैं अपने चीज़ों एक्टर्स के लिए लड़ना पड़ता है बहुत जल्दी। अच्छा, ये कास्टिंग काउच बहुत सुना है मैंने, क्या होता है मतलब? देखो थोड़ा अगर मैं अपना पर्सनली सजेस्ट, थोड़ा मेरे को पहले व्यूअर्स को बता दीजिएगा कास्टिंग काउच होता क्या है, बताइए। काउच का शब्द क्या है, ये क्या से आया, शुरुआत कहाँ से हुई? मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप भी भुक्तभोगी हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। नहीं ऐसा तो नहीं है हाँ। कि, बट ये है कि आज इस टाइम पे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, मैं 7-8 साल में कास्टिंग में हूँ, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड सर्कल हैं, जितने मेरे कास्टिंग कम्युनिटी है, मेरी कह सकते हो कम्युनिटी, उसमें ऐसा मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, जितने भी कास्टिंग सर्कल हैं, इतने अच्छे सर्कल हैं कि मैंने कभी उनके सुना ही नहीं है। मतलब कास्टिंग काउच अगर मैं आसान शब्दों में पूछूं, होता क्या है, क्यों लोग बोलते हैं, क्या है ये? कास्टिंग काउच ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई लड़की है, ठीक है, मैं उसको रेंडमली टेक्स्ट कर दूंगा या मैं अपनी टीम से करवाऊंगा, ठीक है, कि भाई मैं तेरे को एक फिल्म दिला दूंगा, और मतलब फिजिकल चीजें होती हैं। अच्छा। कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों के साथ होती है, लड़कों के साथ? लड़कों के साथ भी होती है। लड़कों के साथ ऐसे कैसे? ऐसे कास्टिंग वाले बहुत सारे हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, जो लड़कों के साथ भी कर सकते हैं। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है 7-8 साल से, मैंने मतलब अब देखा जाए तो मतलब ये सेक्सुअल के ही ऊपर होता है कास्टिंग काउच, मतलब पैसों के ऊपर भी होता है। अच्छा, पैसों के ऊपर भी होता है। लोग बोलते हैं कि हम आपको काम देंगे, वेब सीरीज में देंगे। ऐसे तो कितने हम जैसे हम कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, उसमें लिखा आता है आपको वेब सीरीज में मौका पाओ और 10,000 रुपये आप हमें दो, आर्टिस्ट कार्ड बनवा के देंगे। वो भी कास्टिंग काउच ही है। आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, जरूरत होती है इसकी? आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत नहीं होती। आर्टिस्ट कार्ड मैं जितना काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक जितना, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैं 99% एड, टीवी कमर्शियल्स, डिजिटल एड्स ही करता हूँ। 1% आप कह सकते हो फिल्म और वेब सीरीज कर सकता हूँ। 8 साल के करियर में मैंने किसी एक्टर से आर्टिस्ट कार्ड नहीं मांगा। मेरे प्रोड्यूसर ने नहीं मांगा, मेरे क्लाइंट ने नहीं मांगा, मेरे ब्रांड ने नहीं मांगा, मेरे डायरेक्टर ने नहीं मांगा। हम विदाउट आर्टिस्ट कार्ड ही काम करते हैं। मनोज पावा जी से मिले? मनोज पावा सर से उनके भी ऑडिशंस लिए हमने। कैसे हैं? मनोज पावा के साथ हमने ना शूट भी किया। मैंने ना एक 2018 में एक बाल नरेना फिल्म आई है, वो अभी थिएटर पे आई थी, वो चली नहीं थी, लेकिन फिर अब Z5 पे आ गई है। बाल नरेना हमने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनाई है। और वो कोरोना जब आया था ना, कोरोना जब गाँव में कैसे आता है, बच्चे कैसे लड़ते हैं, तो उसके ऊपर हमने पूरी की पूरी फिल्म बना रखी। तो मनोज पावा सर जो हैं, उसमें हम लोगों ने उनको कास्ट किया था सॉन्ग में, सिर्फ गाने के लिए। और मनोज पावा सर को मैंने टाइड एक एडवर्टाइजमेंट किया था हम लोगों ने डिजिटल का, उसमें भी हमने कास्ट किया। तो सबसे ज़्यादा आपने मैक्सिमम एड्स किए हैं? हाँ, मैक्सिमम एड्स। कितना मुश्किल होता है कि जैसे कि 3 घंटे की पिक्चर है, 2 घंटे की पिक्चर है, या फिर सीरीज होगी आपकी 10-9 एपिसोड्स की, पर एड्स में होता है कि आपको 30 सेकंड या 1 मिनट में पूरी कहानी बतानी होती है। तो उसको थोड़ा बताइए कि क्यों मुश्किल होता है? एड वाकई मुश्किल है, किस तरह लिखा जाता है, कैसा होता है ये सब? ऐड में मुश्किल या इजी तो नहीं बोलूँगा, ये पैटर्न बन गया है। क्योंकि पहले के टाइम में ना टीवी पे जो ऐड आते थे वो 10 सेकंड 15 सेकंड का स्लॉट मिलता था बस। आज भी 15 सेकंड से 30 सेकंड का स्लॉट मिलता है। कोई भी अगर आप टीवी पे ऐड देख रहे हो ना, हार्डली वो 15 सेकंड का स्लॉट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्रिएटिविटी इतनी बढ़ गई है, डिजिटल जब से प्लेटफॉर्म जब चालू हुआ है, इतनी बढ़ गई है, एक ऐड 1 मिनट का बनने लग गया है। और हमें खेलने का मौका मिल गया, मतलब डायरेक्टर को खेलने का मौका मिल गया है, एजेंसी को खेलने का मौका मिल गया है, कास्टिंग डायरेक्टर को खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि हमें ना मतलब संतुष्टि मिल जाती है। पहले क्या होता था, आज के टाइम में मतलब एक्टिंग चाहिए बैड में। पहले के टाइम में एक्टिंग नहीं देखते थे एड्स के अंदर। चेहरा देख लिया, अच्छा खासा चेहरा दिख रहा है, लड़की गोरी है, ठीक है, डाल दो एड में, जैसे संतूर के एड में होता है। राइट। आज के टाइम में कुछ नहीं है, आज के टाइम में प्रॉपर एक्टिंग चाहिए भाई, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एड का नज़रिया बहुत चेंज हो गया आज के टाइम। तो जब 2015 में आप कास्टिंग करते थे, आज 2025 हो गई, क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको? 2015 से लेकर 2025, हाँ, क्या डिफरेंट लगा जा रहा है? कुछ है फ़र्क बहुत है। एक तो हमारा इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बदल गया है। पहले हम लोग स्टूडियो ऑडिशन करते थे, जैसे पेंडेमिक से पहले हम लोग, डायरेक्टर की डिमांड होती थी कि दीपक हमें ना स्टूडियो ऑडिशन ही चाहिए, मतलब खुद रिकॉर्ड करो। एक एक्टर के 10-10, 15-15 टेक लेने पड़ते थे, वो फाइनल करके टेक हमें डायरेक्टर को भेजना होता था। आज के टाइम में मैं अगर अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घूमने भी गया हूँ, कहीं मनाली शिमला कहीं भी हूँ, कंफर्ट जोन से एक्टर को फ़ोन किया कि सर ये स्क्रिप्ट है, ये कैरेक्टर है, आप ऑडिशन बना के भेजो। और एक्टर भी एडवांस हो गया आज के टाइम में। पहले एक्टर ना डिपेंड रहता था, और एक्टर को ना पहले ट्रैवल करके जाना। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस जो है रोहिणी में है, अगर एक्टर नोएडा में है तो नोएडा से उसको रोहिणी आना पड़ता था ऑडिशन के लिए, यानी 200-500 रुपये खर्च करके आता था, प्लस बेचारा अपना टाइम बर्बाद करके आता। लेकिन आज के टाइम में फ़ोन किया, सर एक ऑडिशन बना के भेज देना, एक्टर बोलेगा मैं ऑफिस में हूँ, रात तक भेज दूँगा, ठीक है, मेरा काम हो गया। फ़ायदा ये हो, एक्टर का पैसा बच गया, प्लस एक्टर का टाइम बच गया, मेरा भी टाइम बच गया और मेरा भी पैसा बच गया। एक मन में मेरे सीरियस सवाल ये आता है कि जैसे कोई लड़का या लड़की, हाँ,
जैसे कास्टिंग काउंच की भी मैंने बात करी, कैसे बचे, पता कैसे लगाएं कि यार सामने वाला फेक है सही है, कैसे जब आप सपोज करो कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, हाँ। मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा मेरे को वहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है, तो मैं बचूँ कैसे कि यार मेरा काम भी हो जाए और सामने वाले से बचूँ? देखो काम नहीं होगा वहाँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कास्टिंग काउच से बच के मैं उससे काम निकालूंगा तो नहीं। और एक इंडस्ट्री में ना मतलब क्या है कि अगर 18 साल का अगर लड़का लड़की भी है ना तो उसमें इतनी बेसिक नॉलेज होती है कि ये बंदा सामने वाला चाह क्या रहा है। अगर एक्टिंग में भी नहीं आया ना वो, तो उसमें बेसिक नॉलेज होगी कि भाई एक्चुअल में ये मेरे हाथ अगर टच भी कर रहा है या मुझसे अगर कुछ ऐसी बातें भी कर रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चाह क्या रहा है। मैं वहीं दूरियां बना लूंगा उससे। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं उसको बोलूँगा कि या मैं उसको करूँगा कि नहीं ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, या मैं क्या पता मेरे को ब्रेक दे दे। हाँ, एक लालच हुआ ना, एक लालच होता है, बहुत से लोग करते होंगे। मजबूरी हो सकता है, मजबूरी हो, मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा। ये है कि बहुत से लोग करते होंगे। बट मेरी नज़र में तो आई डोंट थिंक कि मैं जितने लोगों से मिला हूँ किसी ने कभी फेस किया शायद होगा। मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ जो ये सब, मैं नाम नहीं ले सकता पर अच्छा। पर नहीं, बहुत लोगों से मिला हूँ कि ये वाकई होता है। मेरा स्टार्टिंग से जो फ्रेंड सर्कल रहा है ना, टचवुड बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। मैं कभी किसी गलत हाथों में नहीं पड़ा। इवन मेरे सीनियर जो भी थे वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इवन जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं मेरी जो टीम है मैं उनको भी ऐसा ट्रीट करता हूँ कि तुम मेरे तरह ही बन के चलना। ये नहीं है कि तुम आगे चल के किसी को गलत बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। अगर एक्टिंग नहीं आती, अगर आज के टाइम में क्या होता है पता है, कास्टिंग वाला फ्रेशर है ना तो उसको फ्रेशर की तरह ट्रीट करता है, फोन नहीं उठाएगा, रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जहाँ उसकी जगह अगर जैसे श्रीकांत सर हो गए, अगर उनका मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे तो हमें तुरंत रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सीनियर एक्टर। अगर उसकी जगह कोई फ्रेशर होगा, छोड़ना, बाद में रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, तो ये चीज़ होती आजकल है। कास्टिंग कुछ इस टाइप की हो रही है कि जिसके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोवर्स, जितने ज़्यादा चाहने वाले उसको ले लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि शायद अगर मेरी शॉर्ट फिल्म में वो आ जाएगी तो हो सकता है कि उसके व्यूअर्स तो देखेंगे। क्या ऐसा माइंडसेट ये चलता है चीज़ अभी? बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का ड्रॉबैक बन गया है अभी आज के टाइम में, क्योंकि जब से इन्फ्लुएंसर बनना स्टार्ट हुआ है तब से चीज़ें, एक्टिंग को कम देखा जा रहा है, फॉलोअर्स को ज़्यादा देखा जा रहा है। अब पता है मेरे पास खुद अभी ब्रांड आ रही है, वो क्या बोलती है, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कोई ओढ़नी ब्रांड है, ओढ़नी साड़ी बनाती ये है। बोल सकते हैं ना, मतलब कोई हाँ, चला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओढ़नी ब्रांड है, उन्होंने मुझे बोला रिसेंटली कि दीपक हमें एक्टर वो चाहिए जिसके फॉलोअर हो फाइन। मिलियन में, 1-2 मिलियन हो। मैंने बोला सर या तो फॉलोअर देख लो या तो एक्टर देख लो। अगर एक्टर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10-20 हज़ार फॉलोअर होंगे, कुछ से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन या तो एक्टिंग देख लो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें एंगेजमेंट चाहिए। यानी क्यों है, आजकल का यूथ, आजकल की इवन मेरी मम्मी भी इंस्टाग्राम चलाती हैं, पापा भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। टीवी आज के टाइम में कौन देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं टीवी, राइट। इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते हैं। तो क्लाइंट ने मुझे ये बोला कि आजकल का यूथ सारा का सारा ना इंस्टाग्राम पे, तो हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए जिसके 1-2 लाख ऑलरेडी फॉलोअर हो, वहीं से हमारे ब्रांडिंग हो जाए। जो लोग वीडियो हंसी मजाक की, ऐसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर है जो गाली बक बक के ना 15-20 मिलियन फॉलोअर लेके बैठ चुके हैं, उनको काम मिल रहा है। बल्कि जिनको जो जेन्युइन एक्टर्स हैं उनको नहीं मिल रहा है बेचारों को, उनको काम दे। फिर ब्रांड क्या देख रही है, सिर्फ कि हमारी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हो तो फिर फायदा क्या है उस चीज़ का? इनडायरेक्टली वो अपना लालच देख रहे हैं। लालच देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फिर? अगर उनका ब्रांड बढ़ रहा है तो वो क्या गलत है अपनी नज़र में? गलत नहीं है, लेकिन ये पैसे बचाने की टेक्निक भी है एक तरीके की, अगर मैं आपको बताऊं तो। अच्छा, कैसे? मेरे पास जब अभी रिसेंटली जब फ़ोन आया तो क्लाइंट, पहले क्या होता है कि नॉर्मली एक्टर पूरी रेकी होती है, शूट वूट करते हैं जिसमें पैसा लगता है 15-20 लाख रुपए। अगर हम एक टीवी कमर्शियल अगर हम शूट करें तो 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं। इतने रुपए लगते हैं? ठीक है, हाँ। वो डिपेंड करता है, 10 लाख में भी कोई बना देता है, कोई 5 लाख में बना देता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे, ठीक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, मेरे पास बोला कि 2 मिलियन वाला जिसका इन्फ्लुएंसर है उसको हम 2 लाख रुपए दे देंगे, वो खुद से ही वीडियो आईफोन से वीडियो शूट करके और अपने पेज पे डाल देगा। जो ऐड 15 लाख में बनना था वो आज ऐड ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख में बन रहा है। वाओ, एंगेजमेंट भी वो अच्छी हो रही है। ये नहीं पता था। स्लॉट जो टीवी का स्लॉट ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई लीडिंग चैनल पकड़ लोगे ना, स्टार प्लस हो गया, जी टीवी हो गया, इनका स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनका लाखों में स्लॉट मिलता है, 10-10, 8-8 लाख में स्लॉट मिलता है 15-15 सेकंड का। क्लाइंट का पैसा वहाँ बच गया। क्यों? क्योंकि सारी ऑडियंस तो इंस्टाग्राम पे है। 2 मिलियन का फॉलोअर पकड़ो, 2 मिलियन का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूट्यूबर का नाम लूँ, ठीक है, अमित भड़ाना जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनके काफ़ी अच्छे हैं वो, ठीक है, पर्सनली हम लोग मिले, उनके साथ हमने कास्टिंग भी की है, राइट। उनको पकड़ लिया, ठीक है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिया, ब्रांड भी खुश हो गया, 2-5 लाख रुपए अमित भड़ाना को मिल गए, ठीक है, काम हो गया ब्रांड का। जहाँ 15 लाख रुपए में ऐड बनता था, 5 लाख में काम हो रहा है। तो ब्रांड को ये सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है।
लेकिन पिस यहाँ रहे हैं, यहाँ क्रू पिस रहा है, हमारे जैसे लोग पिस रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जिनकी रोजी रोटी चल रही है ना वो ठप हो रही है। मैं तो डर रहा हूँ कि जितनी तेजी से ये चीज़ बढ़ रही है ना, आगे चल के चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रांड को। अभी जितना मेरे को नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर का, मेरी भी बात हुई थी, 14 लाख रुपए मांगे सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो डालने की अपने इंस्टाग्राम रील पे। 14 लाख रुपए, इतना पैसा है? और ब्रांड दे भी पता नहीं था मेरे को होश उड़ रहे हैं। 30 सेकंड की एक रील डालनी है इंस्टाग्राम पर, 14 लाख रुपए उसके मैनेजर ने मेरे को कोट किया, और ब्रांड देने को तैयार है, और वो भी कास्टिंग चल रही है। 14 लाख, और 14 लाख से 1 रुपया नेगोशिएट नहीं किया ब्रांड ने। उनको क्या क्या चाहिए भाई, सिर्फ हमें ये चाहिए, इसके पेज पे डलवा दो बस। तो ये आज के टाइम में बहुत, अगर ये चलता रहा तो फिर बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब ना जो छोटे मोटे लेवल के जैसे हम हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा प्रोफेशन बहुत हाइप है, ठीक है, और हम लोग मेहनत नहीं करते हैं या हम लोग बहुत लग्जरी घूमते हैं, ऐसा नहीं है। हम उतना ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे मेहनत होती है। पूरे दिन लैपटॉप पे बैठे रहना, ऑडिशंस करना, हमें पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब हम सुबह 8 बजे अगर ऑडिशन लेने घुसते हैं स्टूडियो में, बाहर देखो तो 100 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी जाना, एक को फ्री करोगे तो दूसरा आएगा, दूसरा फ्री करोगे तो तीसरा जाएगा, तो हमें पानी पीने तक का भी टाइम नहीं होता। हमें आज जब मैं बता रहा हूँ 2016 में मैं सुबह 8-9 बजे घुसता था ऑडिशन रूम में, और रात को 11-12 बजे मैं निकलता था ऑडिशन रूम से। कास्टिंग में लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा है, कास्टिंग में नहीं है। मुझे भी लगता है। नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एज एन एक्टर कह सकते हो, हाँ पैसा है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए पैसा है। अगर आप सोचोगे कि बिना मेहनत करे पैसा कमा लोगे और अमीर बन जाओगे, सपने देखोगे अमीर बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए पैसा है। आपको कुछ दिन 12-12 घंटे शूट करना पड़ता है बिना खाए पिए, ठीक है, आपको अपनी नींद चैन सब त्यागना पड़ता है। सुबह 4 बजे का कॉल टाइम होता है तो आपको 2 बजे निकलना पड़ता है, आपको नींद त्यागनी पड़ती है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको थका देता है। एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, शुरू हो चुकी है। मैं एआई की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप कास्टिंग करते हैं, या अच्छी सी लड़की इसको ले लिया, अच्छा सा लड़का इसको ले लिया, चलो ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ लोग आजकल सिर्फ कुट अच्छी सी लड़की, लोकेशन आ गई, आपको लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, अच्छी सी लड़की आ गई, मॉडल आ गया, अच्छा सा लड़का, और आपका ऐड बनकर तैयार हो गया। डर लग रहा है इससे। ये चीज़ तो मतलब ना इंडस्ट्री को खोखला करती जा रही है। अभी इंस्टाग्राम पे ना ऐसे कितने मॉडल बन गए हैं जो एआई है, ठीक है। अभी वो एआई मॉडल है, फीमेल मॉडल है, वो एआई मॉडल है, उसके ना 8-9 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है। मैं तो जब मैंने प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा ये रियल में लड़की है, लेकिन जब उसमें कैप्शन पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था एआई जनरेटेड फीमेल मॉडल। तो ब्रांड वालों ने जो भी उसको इंस्टाग्राम को हैंडल कर रहा होगा वो तो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ब्रांड वालों ने उसको बोला होगा, इंस्टाग्राम पे डीएम पे किया होगा कि भाई ऐसे एक ऐड डालनी है, आप अपने पेज पे डाल दो, तो वहाँ से मॉडल का काम कट गया, हमारा काम कट गया। पैसा कौन छाप रहा है? जो इंस्टाग्राम हैंडल चला रहा है। एआई यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब। और ऐड बनने के लिए जो हमें डीओपी कैमरे से शूट करना पड़ता था, वो कट डालो कि हमें यहाँ सनराइज चाहिए, कट डालो हमें यहाँ चेयर लगानी है, तुरंत एआई से काम लग जाता है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में आप एआई की कास्टिंग करें, यार ये वाली एआई बेहतर है। हाँ, हो सकता है कि क्लाइंट बोले कि जिस एआई के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हमें वो चाहिए, हो सकता है ये भी। तो ये तो उनके पीए भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ना मैं ये बोलूँगा ब्रांड को समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड ही है जो ऐड बनवाती है, ठीक है। ब्रांड को यहाँ मेनली समझना पड़ेगा कि मैं अगर एक इन्फ्लुएंसर से अगर ऐड डलवा रही हूँ या उनसे बोल रही हूँ कि आप खुद से ही शूट करके डाल दो, तो वहाँ अपना एक का नहीं, आप 10 का काम मार रहे हो, ठीक है। रोजी रोटी आप 10 का छीन रहे हो। तो आप थोड़ा सा, ये रिक्वेस्ट है, मैं खुद बोलूँगा, जितने भी मेरे क्लाइंट्स अगर देखेंगे भी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी का काम मत छीनो, ठीक है। आप बजट कम कर दो बेशक, लेकिन एआई के चक्कर में मत पड़ो प्लीज़। फिलहाल के लिए अभी आगे की चीज़ें आगे देखेंगे। अभी के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर का खर्च तक नहीं चल पा रहा। मेरे खुद कलीग्स हैं जो खुद बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरे को शायद ये लाइन छोड़नी पड़ेगी। मेरे खुद कलीग्स हैं जो बोलते हैं कि अब इंडस्ट्री में कुछ नहीं रहा नहीं है यार, जो बात 15 साल पहले 20 साल पहले जो बात थी वो अब नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। मेन सबसे बड़ा इशू वो बन गया पेमेंट अटकना। पहले के टाइम में भी पेमेंट अटकती थी, लेकिन इतना नहीं अटकती थी। अब तो बंदे रिप्लाई करना छोड़ देते हैं,
अगर मैं कोई ऐड कर रहा हूँ, उसकी पेमेंट अगर मेरी 30, अगर प्रोड्यूसर ने बोला है कि 30 दिन में पेमेंट आनी है, अगर मैं उसको 30 दिन के बाद मेरा अकाउंटेंट अगर उसको बार बार अगर फ़ोन मैसेज करेगा, वो रिप्लाई करना बंद कर देता, अब मैं उस चीज़ में क्या करूँ, मैं फंस जाता हूँ वहाँ पे। चलिए, तो एक यहाँ ही काम सबसे बड़ा खराब आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। हाँ। कोई कास्टिंग डायरेक्टर अपना करियर बनाना चाहता है कास्टिंग में, क्या सलाह देंगे? कास्टिंग में अगर करियर बनाना है तो पहले किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर जो अच्छा काम कर रहा होगा, उसको अप्रोच करो, उनको बोलो कि सर मुझे कास्टिंग असिस्टेंट रख लो, क्योंकि पहले हर कोई कास्टिंग असिस्टेंट ही रखता है, आपको सैलरी कोई नहीं देगा। कास्टिंग वाला आपको स्टार्टिंग में कोई सैलरी देगा ही नहीं, वो ये बोलेगा कि 2-4-5 हज़ार मैं तो दे दूंगा, ठीक है। असिस्टेंट बनो, प्रोजेक्ट्स निपटाओ, असिस्टेंट के बाद एसोसिएट बनो और प्रोजेक्ट्स करो, फिर उसके बाद आप कास्टिंग एसोसिएट से ऊपर जब आप आ जाओगे, जब आप अच्छे प्रोजेक्ट करने लग जाओगे, फिर उसके बाद आप अपना कास्टिंग करियर स्टार्ट करो। खैर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कुछ रह रहा है तो बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, चले जाएंगे फिर बोलिएगा मत। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो दूर से दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है, पर जो नज़र आता है, जो खूबसूरत पल आपको दूर से बैठे बैठे सोफे में दिख रहा है ना, उसके पीछे की कहानी ये लोग लाते हैं, क्योंकि जब एक्टिंग करता है तो एक्टिंग की सोच को ये दर्शाते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।